तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट 10 क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज टीचिंग मेथड्स विच हैव ग्रेट स्कोप ऑफ डायलॉजिकल डिस्कोर्स। सो हमें उन टीचिंग मेथड्स के बारे में बताना है जो कि डायलॉजिकल डिस्कोर्स के लिए डिस्कोर्स में मतलब ये सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अच्छे हैं। मतलब बेसिकली कौन से ऐसे डायलॉजिकल डिस्कोर्स हैं जो कि टीचिंग मेथड में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बहुत इजी वे में समझना है तो ये एक पॉइंट हो सकता है। तो ऑप्शंस पे देखते हैं। पहले मैं आपको डायलॉजिकल डिस्कोर्स के बारे में बता देता हूँ। डायलॉजिकल डिस्कोर्स एक टाइप का कम्युनिकेशन है जो कि इंटरेक्शन जो दो लोगों के बीच में होता है। तो बेसिकली यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स या लर्नर के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी बात हो रही है। जो भी जब कभी लेक्चर चल रहा है उसके बीच में जो भी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स या ओपिनियंस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो ही है आपका डायलॉजिकल डिस्कोर्स। सो ये बेसिकली जो आपके टीचिंग मेथड में जो डायलॉजिकल डिस्कोर्स यूज़ होते हैं उसमें अब लेक्चर विद ऑडियो विजुअल एड्स या फिर टीम टीचिंग ट्यूटोरियल्स। तो ट्यूटोरियल्स एक टाइप का डायलॉजिकल डिस्कोर्स है जिसमें कि ट्यूटोरियल जब दिया जाता है, ये ट्यूटोरियल जो होता है उसमें एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होता है। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। और एक आपका फिर आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में भी आपका, क्योंकि आप दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे सी, डी और एफ ये तीन ऑप्शन सही होंगे। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द मोस्ट इफ़िशियंट मेथड ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो टीचिंग के लिए बेस्ट है एक तरह से। ठीक है। तो अब ये बहुत ही, अब वैसे देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं तो आप टीचर सेंट्रिक, इंफॉर्मेशन सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक, टेक्स्ट सेंट्रिक, ये कई बार भी जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे, टीचिंग के बारे में पढ़ोगे तो आप पाओगे कि हमेशा लर्निंग को या फिर टीचिंग को स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। ये लर्निंग या जो भी सूटेबल क्राइटेरिया वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसीलिए ना वो टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से या इन्फॉर्मेशन या टीचर किसी सेंट्रिक नहीं, वो बेसिकली स्टूडेंट के सेंट्रिक होना चाहिए। स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए टीचिंग या टीचिंग मेथड डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग एज अ मेथड कैन बी यूज फॉर। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो एक तरह की टेक्निक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो कि यूज़ बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि एक तरह से लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ या एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अलाउ किया जाता है कि वो उनकी तरफ से आइडियाज़ या उनकी तरफ से एक ओपिनियन मिले। मतलब उनकी तरफ से जितना वो खुल के बता सकते हैं, जितना वो खुल के आइडियाज़ दे सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनको उतना बेसिकली फ्री किया जाता है। मतलब एक तरह से ऐसा माहौल होना चाहिए कि जिससे वो लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ दे पाएँ। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि जनरेट न्यू आइडियाज़ इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो स्टूडेंट्स की का इंटरेस्ट है उसमें वो जिससे जितने से ज़्यादा आइडियाज़ दे सकें। तो ये आपका हो गया इसका आंसर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वयं प्रभा इज़ अ ग्रुप ऑफ। तो स्वयं प्रभा शायद कुछ लोगों को पता हो या कुछ लोगों को ना पता हो, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। स्वयं प्रभा एक तरह का गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। ठीक है। जो स्वयं प्रभा है वो आपका जो ये डिश टीवी या फिर जो भी चैनल्स होते हैं आप इसमें देखते हो, ये एक फ्री सुविधा है जो बच्चों को 24/7 इंक्लूड पढ़ने के लिए एक सुविधा दी गई है, जो टीवी में देख के पढ़ सकते हैं। मतलब उनको पढ़ाई के लिए एक तरह से जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी, और जो वैसे भी कोई भी। ठीक है। तो ये फ्री चैनल्स होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मैनी, मतलब कितने ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स का, कितने चैनल्स का ग्रुप्स होता है जो स्वयं प्रभा में इंक्लूड होता है, तो जो टेलीकास्ट किया जाता है। तो बेसिकली 34 चैनल होते हैं जो टेलीकास्ट किए जाते हैं।
तो और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, जिनको मैं अभी इसमें ही आपको इंक्लूड करा देता हूँ। एक तो ये हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, जो कि अगर आप इसमें एक क्वेश्चन जैसे ये आया है कि कितने ग्रुप, तो 34 DTH ग्रुप का एक टेलीकास्टिंग होती है। बट इसके अकॉर्डिंग एक और आ सकता है कि सैटेलाइट का नाम क्या है जो जिसके थ्रू ये चैनल टेलीकास्ट किए जाते हैं। तो सैटेलाइट है GSAT-15। तो ये आपको याद रखना है, इसको ऑब्वियसली इसको तो रटना ही पड़ेगा कि स्वयं प्रभा अगर आपको पूछता है कि कितने कितने ग्रुप का चैनल्स होते हैं जो टेलीकास्ट किए जाते हैं, तो वो है 34। कौन सा सैटेलाइट है जिसके थ्रू ये टेलीकास्ट किया जाता है, तो वो है GSAT डैश मतलब बेसिकली 15। और कितने टाइम के लिए होता है, अगर वैसे ये क्वेश्चन इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये पूछा जाए तो 24/7। और एक और चीज़ है इसमें कि इसमें जो 24/7 है, 24/7 मतलब लाइव क्लासेस नहीं होती हैं। बेसिकली ये 5-5 घंटे की क्लासेस 5 घंटे की क्लासेस होती हैं। 5 घंटे तक वही बार बार फिर रिपीट किया जाता है। मतलब ये 4 घंटे का होता है और 4 घंटे का 5 बार रिपीट किया जाता है। तो पूरे दिन भर में 4 घंटे का एक सेशन या एक लेक्चर होगा, या बेसिकली एक बार जो एजुकेशन जो सब्जेक्ट मैटर है उसको 5 बार रिपीट किया जाता है। तो और इसमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो कि ये चैनल जो होता है ये अपलिंक्ड होता है BISAGH। ठीक है, ये BISAG, एक ये भी आप टर्म याद रखिए, BISAG। ये है आपका भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये गांधीनगर में सिचुएटेड है। ठीक है, ये है जो इसको ऑपरेट करता है। बेसिकली ये सब चीज़ें जो ये टेलीकास्ट कर रहा है, जिनकी रिकॉर्डिंग होती है और जो ये भी प्रोवाइड करता है, वो ये इंस्टीट्यूट है। और ये कहाँ है, गांधीनगर में। तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ये प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। तो वो है आपका भास्कराचार्य भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये आ गया जी, ये है आपका BISAG। और ये कहाँ सिचुएटेड है, ये है गांधीनगर में, गांधीनगर में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और प्रोग्राम भी हैं, जैसे यही गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो हैं, जिसमें आप कई तरह के कोर्स कर सकते हो। कई तरह की आप IIT के और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो उसमें कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं से भी, कोई भी ये रिमोट लोकेशन से भी कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, जो कि है नेपटेल IITs के उसमें टीचर रहते हैं। UGC प्रोग्राम कंडक्ट कराता है, CEC कराता है, IGNOU कराता है, NCERT, ऐसे कई प्रोग्राम्स होते हैं। और एक पोर्टल और है जो वेब पोर्टल जहाँ ये कोर्स आप और कर सकते हो। ये भी इसका नाम इनफ्लिबनेट, इनफ्लिबनेट शायद आप लोगों ने कभी सुना हो। इनफ्लिबनेट, INFLIBNET। तो इनफ्लिबनेट की भी हो सकता है आपको कभी कुछ इन्फॉर्मेशन आए या फुल फॉर्म भी आए, तो मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसमें आप बेसिकली लाइब्रेरी एक्सेस है, इसमें हर टाइप की बुक्स या उनका आपको एक सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी अगर इसमें कई आप इस क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन इंक्लूड हो गए, जैसे कि स्वयं प्रभा में चैनल कितने हुए 34, सैटेलाइट कौन सी है GSAT-15, ठीक है, और कौन ऑपरेट करता है BISAG, और ये 24/7 है। 4 आवर्स की रिकॉर्डिंग को, मतलब 4 आवर्स के लेक्चर को 5 टाइम रिपीट किया जाता है। और इनफ्लिबनेट एक इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको पता होगा डायग्नोस्टिक एक प्रोग्नोस्टिक था। ठीक है, सबमिटिव, ऐसे ही डायग्नोस्टिक भी है, फॉर्मेटिव है, वैसे ही डायग्नोस्टिक है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कब कब के लिए होता है, जैसे हमने देखा था प्रोग्नोस्टिक जो होता है वो इनिशियल मतलब लर्निंग स्टार्ट करने से, या सॉरी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले के लिए होता है। डायग्नोस्टिक क्या है कि इन बिटवीन द लेक्चर होगा, तो इस इन बिटवीन ये प्रोसेस जो लेक्चर चल रहा है उसके बीच में आप डायग्नोस करना चाह रहे हो, उसके लिए। अब आप आंसर पढ़ोगे शायद आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर कौन सा है। कंपेयर स्टूडेंट लर्निंग अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड ऑफ और बेंचमार्क। ठीक है,
ये नहीं होगा, क्योंकि ये आपको देखा होगा एंड में होता है, ठीक है, एंड में कंपेयर किया जाता है अदर स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, कंपेयरिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद दैट दैट ऑफ अदर्स। ये भी सेम वही चीज़ हो गई, मतलब यहाँ पे क्या है, किसी बेंचमार्क से कि मतलब कोई भी एक सेट क्राइटेरिया है कि इतने में से या 100 में से इतने मार्क्स, ये क्या है कि आपके क्लास में जितने भी हैं स्टूडेंट्स उनमें कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। यह डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट द एंड, ये आपका सबमिटिव में होता है, ठीक है। कॉज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जो कि मैंने इसीलिए पहले आपको बता दिया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स या की पॉइंट्स हैं जो आप अगर आपको याद रहेंगे तो आपको रिलेट कर पाओगे, और इसके अकॉर्डिंग आपको अगर आंसर सुटेबल लगता है तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी विद विच द क्वेश्चंस टेस्ट एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स द सेम रिजल्ट्स अंडर डिफरेंट बट कंपेरेबल कंडीशन। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, फेयरनेस, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने पहले भी डिसाइड किया था कि रिलायबिलिटी जो पॉइंट है उसका मतलब क्या होता है कि एक टेस्ट रिलायबल, इतना ऐसा रिलायबल होना चाहिए कि वो सेम कंडीशन में, अगर एक स्टूडेंट को सेम कंडीशन के साथ वही अगर वो टेस्ट को अपेयर करता है तो हर टाइम पे रिज़ल्ट एक जैसा आना चाहिए, रिज़ल्ट में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, तो वो होती है रिलायबिलिटी। तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है कि सेम रिज़ल्ट, ठीक है, और इसमें आ गया कंपेरेबल कंडीशन, ठीक है। तो इस मतलब सेम रिज़ल्ट अंडर द डिफरेंट बट कंपेरेबल कंडीशन, तो उस ऐसी सिचुएशन में जब रिज़ल्ट एक ही जैसा आए तो वो होता है रिलायबिलिटी में। बाकी बता देता हूँ आपको। वैलिडिटी में क्या होता है कि वैलिडिटी होती है टेस्ट वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक जिस चीज़ को आप मेजर करना चाह रहे हो टेस्ट के थ्रू, जिस चीज़ को आप मेजर करना चाह रहे हो वही चीज़, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है टेस्ट को करने का वो उसको फुलफ़िल करना चाहिए, वो होता है वैलिडिटी। मतलब इसीलिए टेस्ट वैलिड होगा। अगर आप किसी का मतलब किसी की रीजनिंग टेस्ट करना चाहते हो तो उसको रीजनिंग का टेस्ट दोगे, ना कि उसको आप मान लो उसको फिजिकल टेस्ट कराते हो तो ये वैलिडिटी नहीं होगी, वो वैलिड नहीं होगा। अगर आपको किसी की फिजिक या किसी का फिजिकल टेस्ट करना है तो उसको आप फिजिकल टेस्ट दोगे, ठीक है। फेयरनेस ऑब्वियसली कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी किसी को मतलब फेयर होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल क्या प्रैक्टिकबिलिटी, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिबिलिटी मतलब ये होता है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। इवैल्यूएशन मतलब ऐसा होना चाहिए टेस्ट के, मतलब प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि रियल हो, प्रैक्टिकल हो और इफ़िशिएंट हो, ठीक है। तो और मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ही मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है, मतलब ईजी होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, ये सब मतलब कि प्रैक्टिकल होना चाहिए बेसिकली। तो प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए। सॉरी, मैं बार बार इस चीज़ को कभी कभार टंग स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बट आपको मतलब समझ में आ गया होगा, आप उस बेसिस पे जज मत करिएगा। बट अगर आपको ना समझ में आए तो मैं इसको अलग से कवर कर लूँगा। बाकी चारों पॉइंट मैंने बता दिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलायबिलिटी होगा कहीं पे अगर आपको जैसे आता है कि मेजर ऑफ बिहेवियर, ऐसा कुछ आता है, मतलब कि बिहेवियर को मेजर करने के लिए जो टेस्ट होते हैं डिस्क्राइब किया जाता है वो होता है वैलिडिटी। बायसनेस की बात हो तो फेयरनेस, और प्रैक्टिकल मतलब कि इफ़िशिएंट होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव हो, अप्लाई करने के लिए इजी हो, इवैल्यूएशन प्रोसेस बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, टाइम टेकिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें आती है प्रैक्टिकलिबिलिटी में प्रैक्टिकबिलिटी में, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। अगेन वही आ गया जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यहाँ पे की क्वेश्चन ऐसा हो गया कि टीचिंग इफेक्टिवनेस के बारे में, ठीक है। तो जो कि हेल्प करता है इवैल्यूएशन सिस्टम टू इंश्योर पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आप कौन सी ऐसी टीचिंग मेथड है या टीचिंग जो कि इफ़ेक्टिव टीचिंग को हेल्प करता है, वो बेसिकली आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शंस में लर्नर्स फैमिली बैकग्राउंड, ये ऑब्वियसली ये तो आपको पहले ही देख के पता चल जाएगा कि फैमिली बैकग्राउंड या किसी की एज या बायसनेस नहीं होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। लर्नर्स परसेंटेज, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड परफॉर्मेंस इन लर्निंग कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब कि सॉरी कंसर्न सब्जेक्ट
मतलब कि लर्नर का परसेंटेज या बैकग्राउंड जो है, जो भी उसकी परफॉर्मेंस, मतलब किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। और अगेन वही चीज़ हो जाती है कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लर्नर का इवैल्यूएशन नहीं होगा, ठीक है। लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सोशल बैकग्राउंड, अगेन वही चीज़ आ गई, सोशल बैकग्राउंड और पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर आता है आपका लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल, एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल एंड मोटिवेशनल। ये हो सकता है क्योंकि इसमें देखो आप, लर्नर की मैच्योरिटी जितना, अगर उसका बैकग्राउंड जैसा भी है, लेकिन अब वो इनफ मैच्योर है, जो जो भी लर्निंग चल रही है उसके लिए, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर उसने मान लो, अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसकी एकेडमिक बैकग्राउंड कॉमर्स की है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग आगे उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, उसका इवैल्यूएशन उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। मोटिवेशन, ऑब्वियसली मोटिवेशन ज़रूरी है, तो ये मोटिवेशनल डिस्पोजिशन भी आ गया इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए, या कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये बेसिकली होता है CCE, मतलब कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि एक 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करता है, मतलब कि ऑल एस्पेक्ट्स, स्टूडेंट के ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करना है, ठीक है। किसी एक चीज़ को लेके उसको इवैल्यूएट नहीं करना है, उसके ऑल ओवर सारे एस्पेक्ट्स को देख के जब इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो आता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, कि इट सर्व्स टू डायग्नोस वीकनेस ऑफ स्टूडेंट। ऑफ कोर्स ये भी होगा कि वो, मतलब उसका क्या वीकनेस है स्टूडेंट की, ये भी जज करना है। इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड, ठीक है। हाँ, ये भी होगा क्योंकि मतलब जैसे एक मार्क्स को उसके ग्रेड में डिवाइड कर, मतलब ग्रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि हम उसके ओवरऑल की बात कर रहे हैं, केवल एक पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में 100 में से कितने आ गए, इसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, ग्रेड्स की बात हो रही है, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम आपको पता होगा, उसमें कंपैरिजन ऐसे नहीं होता है कि मतलब कितने में से कितना, तो ये भी होगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रिपोर्ट्स ऑन प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक एरियाज। तो स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक क्या होता है, स्कॉलस्टिक मतलब हो गया कॉग्निटिव, ठीक है। और स्कॉलस्टिक, को स्कॉलस्टिक मतलब हो गया कि आपका को कॉग्निटिव, बेसिकली तार्किक शक्ति जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑब्वियसली होगा, तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ही, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, ऑब्वियसली एग्जामिनेशन फोबिया, जैसे कि एग्जामिनेशन से जिस बच्चे को डर लगेगा, उसको उसका इवैल्यूएशन भी इस तरह से किया जा सकता है कि अगर वो एग्जामिनेशन में भी हो सकता है एग्जामिनेशन फोबिया है तो उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन उसका ओवरऑल अगर आप देखते हो तो वहाँ पे शायद वो अलग परफॉर्म करे, तो इसलिए इसके ABCD ऑल, तो ये बेसिकली ए हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। यहाँ पे नॉट है, इस ऐसे क्वेश्चंस में ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए, नॉट एन एडवांटेज मतलब कि कौन सा ऐसा है जो एडवांटेज नहीं है कंप्यूटर बेस्ड। जैसे आप जानते हैं कि अब नेट का एग्ज़ाम भी कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, और ऐसे ही काफ़ी एग्ज़ाम है, पेपरलेस है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वो सब चीज़ें हैं ही। इसके अलावा ऑप्शंस में जाते हैं, इफ़िशेंसी, ठीक है, इफ़ेक्टिव है, एनालिटिकल सेंटिव, और ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में क्या होता है, एनालाइज करना, और रिज़ल्ट बहुत ईजी हो जाता है किसी को, मतलब उसमें क्या है कि आप जब चेक होता है एग्ज़ाम, तो इतनी, क्योंकि उसमें कंप्यूटर बेस है, तो सब एनालिटिक्स है, डेटा के बेस पे एक बार में सारे क्वेश्चंस या सारे रिजल्ट्स को एक बार में निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी को मैनुअली रिजल्ट को इवेलुएट नहीं करना होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल ग्लिच, ये हो सकता है, क्योंकि आप देखिए टेक्नोलॉजिकल ग्लिच, कभी भी आप एग्ज़ाम देने कभी गए होंगे तो हो सकता है आपके साथ भी ये चीज़ हुई होगी शायद, कि कभी मतलब सर्वर डाउन हो रहा है, या अगर सॉफ्टवेयर बेस कोई दिक्कत है, या फिर मान लो कभी कभार क्या होता है पावर कट हो जाता है, तो ऐसे टेक्निकल ग्लिच आ सकते हैं। चीटिंग कंट्रोल, ऑब्वियसली, क्योंकि आप अपने सिस्टम में किसी और का सिस्टम है, अगर आप एक साथ भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो सकता है, ठीक है। कई एल्गोरिदम हैं जिसके अकॉर्डिंग उसका क्वेश्चन अलग हो सकता है, आपका एक क्वेश्चन पेपर अलग हो सकता है, तो यहाँ चीटिंग कंट्रोल हो जाती है, लेकिन एनालिटिक्स आसान हो जाता है, इफ़ेक्टिव है, लेकिन टेक्निकल ग्लिच है एक जो इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो इसका डिसएडवांटेज बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है कि इज़ नॉट एन एडवांटेज, मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या है,
तो वो है टेक्निकल ग्लिच। आज का लास्ट क्वेश्चन उस पर आते हैं, द समेटिव इवैल्यूएशन। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, समेटिव, फॉर्मेटिव, प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट, मतलब समेटिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। समेटिव जो होता है वो आपके एट द एंड ऑफ पे उस पर होता है, आपके मतलब एंड ऑफ द कोर्स में होता है। तो उस टाइम पे आप अगर कभी आपने देखा हो कहीं पर, ऐसे टाइम पे क्या होता है कि क्विज़ या फिर इस टाइप की चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। असाइनमेंट आपका एट द एंड ऑफ टाइम पे असाइनमेंट नहीं होता है, डिजिटेशन वगैरह हो सकती है लेकिन असाइनमेंट नहीं होता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर, ये जैसे नॉर्मल हमारे जो कॉलेजेस में जो एग्ज़ाम होते हैं वो हो गया, ठीक है। ओरल क्वेश्चन भी नहीं होगा, इंटरव्यू टाइप जैसे होता है वो भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया ए और सी, तो इसका ए आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे देख रहे थे स्टडी अड्डा पे, सीखते रहिए, मिलते हैं दोबारा।